हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएल के टीजी2 के 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2021 में टीजी2 के एग्ज़ाम में आया था। इस लेक्चर में हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और उसके बाद लेक्चर में आपके 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। मतलब पूरे पेपर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, लेक्चर ए, लेक्चर बी, लेक्चर सी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी टीजी2 की तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का डायोड एक विशेष धारा में वोल्टा को निर्धारित करता है? ये ठीक है। सीमॉस डायोड, एलईडी डायोड, जीना डायोड, शॉर्टकी डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये शॉर्टकी डायोड इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। और जीना डायोड जो होता है बच्चों, जीना डायोड जो होता है आपका, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। और ये क्या होता है? एक स्पेशल डायोड होता है बच्चों, जो क्या होता है, रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स बायस में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसीसीबी का विस्तृत रूप क्या है? पहला ऑप्शन दिया है रेजिडुअल कंट्रोल सर्किट ब्रेकर, दूसरा दिया है रेजिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर, तीसरा दिया है रेजिडुअल करंट कंट्रोल ब्रेकर, चौथा दिया है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो बच्चों आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का क्या कार्य है? बेंडिंग द्वारा हुई नमी को आवेशित करना, हवा द्वारा हुई नमी को आवेशित करना, बेंडिंग के लिए अवरोध प्रदान करना, तेल द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, हवा द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना। ठीक है। और सिलिका जेल जो होता है, ये क्या होता है, नमी को सोखने के लिए यूज़ करते हैं। और नॉर्मल कंडीशन पर मतलब जब ये नमी को सोखता नहीं है, नॉर्मल कंडीशन पे जो इसका कलर होता है नीला होता है या सफ़ेद होता है। और बच्चों नमी सोखने के बाद क्या हो जाता है बच्चों? गुलाबी हो जाता है। ये भी आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है छोटा ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन दिया है बूस्ट ट्रांसफार्मर, तीसरा दिया ऑटो ट्रांसफार्मर, चौथा दिया है करंट ट्रांसफार्मर। तो बच्चों इसमें हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? सिंगल वाइंडिंग होती है। जो क्या होती है, 2 वाइंडिंग का कार्य करती है। इसका प्रयोग हम वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेरित ईएमएफ स्वयं को उत्पन्न करने वाले बल पर विरोधित बल स्थापित करता है। यह किसकी परिभाषा है? पहला ऑप्शन दिया आपका फैराडे का प्रथम नियम, दूसरा दिया फैराडे का दूसरा नियम, तीसरा दिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा दिया लेंज का नियम। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? लेंज का नियम। लेंज ने क्या किया था? लेंज ने, जो लेंज साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? जो फैराडे का सेकंड लॉ है उसको मॉडिफाई किया था। उन्होंने बताया कि ये होता है n इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो उन्होंने बताया जो माइनस साइन होता है, ये जो आपको माइनस साइन दिख रहा है, ये क्या बताता है कि जो आपका ईएमएफ होता है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? उसका विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा? आउट ऑफ फेज क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज के होगा, या फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो उसी का ये विरोध करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? लेंज का नियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का कौन सा भाग ध्रुव कोर को सपोर्ट करने और मशीन के आंतरिक भाग को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? आर्मेचर कोर, योक, पोल कोर, सॉफ्ट। देखिए जो योक होता है बच्चों, ये क्या करता है? जनरेटर के सभी भागों को धारण करता है। ठीक है, सभी आंतरिक भागों को धारण करता है और सपोर्ट देता है। ठीक है, और ये क्या करता है? यांत्रिक सुरक्षा मतलब आघातों से, बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी घातों से बचाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? योक। योक क्या करता है कि ध्रुव को क्या है, डीसी जनरेटर का कौन सा भाग ध्रुव कोर को सपोर्ट करने और मशीन के आंतरिक भाग को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? योक होगा। योक क्या करता है? ध्रुव कोर को सपोर्ट देता है और जो जो अन्य भाग होता है उनको क्या करता है? धारण करता है। ठीक है, और जो आंतरिक भाग होते हैं उनको क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है? कार्बन का, टिन का, पीतल का, तांबा का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कार्बन का। जो आपका इंसुलेटर होता है बच्चों, इंसुलेटर, उसका ताप गुणांक जो होता है निगेटिव होता है। ताप गुणांक जो होता है निगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर का भी क्या होता है? निगेटिव होता है। ताप गुणांक निगेटिव होता है। और कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। ताप गुणांक पॉजिटिव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में आयरन हानि को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? अर्थ टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट। जो आयरन लॉसेस होती हैं उनको हम क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट से मेजर करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक, आयरन लॉसेस क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। ठीक, ये कहाँ होती हैं? कोर में होती हैं। ठीक, और इनको कोर लॉसेस भी कहते हैं। और जो आपका कॉपर लॉसेस होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट टेस्ट से नापते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक, ये कहाँ होती हैं? वाइंडिंग में होती हैं। ठीक, ये क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं। ये क्या कहती हैं? लोड पे डिपेंड करती हैं।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संचरण प्रणाली में संयोजित भू प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करता? सॉइल रेजिस्टिविटी, डिजॉल्व सॉल्ट, लाइटिंग अरेस्टर, मॉइस्चर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लाइटिंग अरेस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान है 1.41 आईमैक्स, 0.70 मैक्स, 1.11 आईमैक्स, 0.637 मैक्स। तो देखिए आरएमएस मान जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? आई मैक्स को जब √2 से डिवाइड करते हैं इसके बराबर होता है, और यह कह सकते हैं 0.707 आई मैक्स होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको ऑप्शन जो दिया सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वायरिंग प्रणाली नहीं है? रिंग मैन सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, ट्री सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ग्रिड सिस्टम जो है आपकी वायरिंग प्रणाली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी हानियां ताम हानियां हैं? फ्रिक्शन लॉसेस, ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉसेस, आयरन लॉसेस, कोर लॉसेस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो आपका ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉसेस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से परमाणु संयंत्र में रेडियोधर्मी विखंडन के लिए सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, संघनित करता है, झावा अपशिष्ट कक्ष करता है, परमाणु भट्टी करता है, ऊष्मा विनिमित्र करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? परमाणु भट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी महीने की कुल मांग उस समयावधि में दिनों की संख्या से विभाजित किया जाता है, वो कहलाता है मैक्सिमम डिमांड कहलाता है, एवरेज डिमांड कहलाता है, मिनिमम डिमांड कहलाता है, जनरल डिमांड कहलाता है। तो बच्चों क्या कहलाता है आपका? वो एवरेज डिमांड कहलाता है। ठीक, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्पादक केंद्र जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े स्तर पर जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? गैर पारंपरिक बिजली केंद्र, जल विद्युत ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, तापीय भाप ऊर्जा केंद्र। तो बच्चों से कहते हैं जल विद्युत ऊर्जा केंद्र। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? वेबर पर मीटर, लक्स, ओम, वेबर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वेबर। ठीक है, देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चों, इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, और इसकी यूनिट होती है वेबर। और इसकी एक यूनिट और होती है बच्चों मैक्सवेल। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की एक यूनिट और होती है मैक्सवेल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं? तो 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। और मैक्सवेल जो है सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टरनेटर पर क्या अंकित होता है? केवीए, केडब्ल्यूएच, केवीआर, केडब्ल्यू। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है, कहने का मतलब पूछ रहा है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है। तो ऑप्शन आपका पहला सही है। अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है बच्चों किस में होती है? केवी में होती है। डीसी मोटर जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है किस में होती है? वो भी केवी में होती है।
फ्यूज़ की एम्पियर में होती है, और आपका जो बैटरी होता है उसकी रेटिंग एम्पियर आवर में होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोल एक अल्टरनेटर 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी है? देखिए एन इज इक्वल टू क्या होता है, 120 F/P। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू पी अपॉन 120। एन आपके कितने दिए, 4, ठीक है ना। पोल आपके कितने दिए, 4। स्पीड दिया आपको 1500, 120 को भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, 2 जगह 5। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 30 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी, 30 हर्ट्ज आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैं यूपीपीसीएल TG2 का 2021 का मॉडल जो पेपर आया था वो सॉल्व करा रहा हूँ, जो कोई 3 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस पेपर के। मूविंग आयरन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किस प्रकार की आपूर्ति का उपयोग किया जाता है? AC और DC दोनों, केवल DC, केवल AC, नन। तो बच्चों क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा, AC और DC दोनों में, दोनों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, मूविंग आयरन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरोपरि संचरण प्रणाली में कितनी दूरी पे उच्च वोल्टा डिस्ट धारा HVDC प्रणाली की लागत उच्च वोल्टा प्रणाली धारा HVAC प्रणाली से कम होती है? 600 से अधिक, 100 किलोमीटर से कम, 50 किलोमीटर से कम, 100 किलोमीटर से अधिक, 500 किलोमीटर से कम। तो बच्चों उसमें आंसर क्या होगा, 600 किलोमीटर से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघाती शक्ति से संबंधित है? ठीक है, I²R, VI cos फाई, VI sin फाई। तो VI sin फाई जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर आपसे पूछ रहा है, तो VI sin फाई क्या होगी, आपकी रिएक्टिव पावर होगी। देखिए जो रियल पावर होती है ये होती है VI cos फाई, जिसको हम लोग वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है वो होती है VI sin फाई, और जो आपकी अपरेंट पावर होती है वो होती है VI। और आपसे कभी कोई पावर फैक्टर पूछेगा तो cos फाई जो होता है वो होता है R/Z होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पिन सॉकेट में लाइन टर्मिनल सदैव होता है, टॉप टर्मिनल, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एनीवेयर। तो बच्चों क्या होगा, राइट हैंड साइड जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरोपणी प्रणाली में द्वितीयक प्रकार के संचरण लाइन में किस प्रकार का वोल्टेज स्तर विचारणीय होता है? मीडियम वोल्टेज लेवल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल, हाई वोल्टेज लेवल, अल्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा, हाई वोल्टेज लेवल। क्या होगा आंसर, हाई वोल्टेज लेवल। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बीच गणितीय योग द्वारा किस प्रकार का संयोजन व्युत्क्रम तुल्यांक प्रतिरोध देता है? स्टार सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्टेड कॉम्बिनेशन, पैरेलल एंड सीरीज बोथ कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्टेड कॉम्बिनेशन।
तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पैरेलल कनेक्टेड कॉम्बिनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग के समय स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि फेज वोल्टेज को कितना कितना तक कम किया जा सके। वी एल का √3 गुना, वी एल का 1/√2 गुना, वी एल का 1/3 गुना, वी एल का 1/3 गुना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्क्वायर फेज वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है बच्चों? स्टार कनेक्शन में जो VL होता है लोड वोल्टेज, वो क्या होता है? √3 टाइम ऑफ VPH होता है। तो यहाँ से आपको फेज वोल्टेज पूछ रहा है, तो VPH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL/√3। तो यही ऑप्शन आपका सही है, VL का 1/√3। तो यही आपका स्टार में होता है। अगर आपसे डेल्टा पूछता तो डेल्टा में क्या होता है? VL VPH के बराबर होता है। और इस स्टार कनेक्शन में जो लोड करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। और डेल्टा कनेक्शन में जो लोड करंट होती है √3 टाइम्स IPH होती है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्त आकृति के लिए किस प्रकार का संयोजन सही है? ये आपको ये आपको नेटवर्क दिया गया है। ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस B है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। अब ये पूछा कि ये तीनों रेजिस्टेंस है वो किस कनेक्शन में जुड़े हैं? A, B और C समांतर क्रम में है, B और C के श्रृंखला संयोजन के साथ A समांतर में है, A और B श्रृंखला में है और C समांतर, A, B और C श्रृंखला में। तो बच्चों ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये आपके तीनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। ये आपके तीनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, आपका ये C हो गया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, A, B और C समांतर क्रम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष अवधि या एक महीने में सबसे अधिक विद्युत मांग का उच्चतम स्तर क्या कहलाता है? औसत मान कहलाता है, अधिकतम मान कहलाता है, न्यूनतम मान कहलाता है, समान मान कहलाता है। तो बच्चों क्या कहलाता है? अधिकतम मांग कहलाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ELCB और रिले द्वारा भूक्षरण के परीक्षण में रिले का टर्मिनल डैश डैश के मध्य संयोजित किया जाता है। ठीक है, मेटल बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट एंड अर्थ, मेटल बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट एंड न्यूट्रल वायर, फेज वायर ऑफ द इक्विपमेंट एंड न्यूट्रल वायर, फेज वायर ऑफ द इक्विपमेंट एंड अर्थ। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेटल बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट एंड अर्थ। ठीक बच्चों, क्वेश्चन कभी कभी बच्चों आपसे पूछ सकता है कि ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिच्छेदों सेक्शनों के लिए किस प्रकार के सिरोपरि लाइन आधार का प्रयोग किया जाता है? या लाइन कुछ अनुमत विचलन के साथ सीधी चल रही है जो आमतौर पर 45 से अधिक नहीं होती। निलंबन आधार, कोण आधार, टर्मिनल आधार, जंक्शन आधार। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोण आधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्टार से डेल्टा में जोड़ा होता है तो उसका फेज वोल्टेज कितना होगा? लाइन वोल्टेज, अब देखिए कि लाइन वोल्टेज का 1/2 गुना लाइन वोल्टेज के समान, लाइन वोल्टेज के 1/√2, लाइन वोल्टेज का 1/3। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चों डेल्टा की बात कर रहा है, डेल्टा में जुड़ा हुआ है। तो डेल्टा में मैंने आपको बताया, डेल्टा में जो क्या होता है, डेल्टा जब कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन में जो आपका लोड वोल्टेज होता है
या उस बोलते हैं लाइन वोल्टेज, वो क्या होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और आपकी जो लाइन क्या होती है, जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट की √3 टाइम्स होती है। ठीक बच्चों, तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाइन वोल्टेज के समान होगा। फेज वोल्टेज की पूछ रहा है बात, ये देखिए फेज वोल्टेज पूछ रहा है, तो फेज वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज के समान हो जाएगा। अगर यही बात आपसे स्टार कनेक्शन की करता, ठीक है बच्चों, आपको सब पता होना चाहिए, अगर स्टार कनेक्शन की बात करता तो यहाँ पे आपका लोड करंट जो है फेज करंट के बराबर होती, और जो आपकी लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम ऑफ VPH होती। ठीक, बच्चों हमेशा याद रखिएगा जितनी भी मोटरें होती हैं उनका कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा में, और इसमें होता है डेल्टा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, इंडोर ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, करंट को इंक्रीज करता है, इसलिए क्या होगा, स्टेप डाउन हो जाएगा, इसलिए क्या कहलाता है, स्टेप डाउन होता है। और जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, स्टेप अप होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का वाट मीटर त्रिकला प्रणाली में निम्न शक्ति गुणक पर सक्रिय शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, KGF वाट मीटर, LPF वाट मीटर, MPF वाट मीटर, UPF वाट मीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, LPF वाट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शक्ति उस परिपथ में भार डैश डैश से अधिक नहीं होता, 3000 वाट, 2000 वाट, 1000 वाट, 4000 वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 3000 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वोल्टा धारा के मध्य कालांतर 90 डिग्री हो तो परिपथ होगा यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। देखिए देखिए 3 कंडीशन होती है बच्चों, एक होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट, ठीक है, क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स इनका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब यूनिटी कंडीशन कहलाती है। अब जब प्योर इंडक्टिव की बात करते हैं तो प्योर इंडक्टिव में क्या होता है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, करंट पीछे होती है 90 डिग्री। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, लैगिंग कंडीशन। और उसमें पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। अब आते हैं प्योर कैपेसिटिव में। प्योर कैपेसिटिव में बच्चों क्या होता है, करंट आपकी 90 डिग्री आगे चलती है, वोल्टेज पीछे चलता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं लीडिंग कंडीशन। और इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है, पावर फैक्टर लीडिंग होता है। तो बच्चों मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी, इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है, 5NZP/60A, 5NZP/60, NZP/60A, 5NZP/A। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जो आपका ईएमएफ जो होता है ईजी, इसका इक्वेशन क्या होता है, 5ZPN/60A। एन क्या है, आपकी स्पीड है,
P क्या है, पोल्स है, ठीक है। फाई क्या आपका फ्लक्स है, Eg क्या आपका EMF है, Z/A क्या है, कंडक्टर्स हैं, ठीक है। लैब वाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर P हो जाता है। A बराबर P होता है तो Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका फाई ZN/60। और वेव वाइंडिंग की बात करें बच्चों, वेव वाइंडिंग जब होगी तो A बराबर 2 हो जाता है, तो हो जाएगा Eg इज इक्वल टू ZPN/120। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट बना होता है एल्युमिनियम का, कॉपर का, ब्रास का, स्टील का, तो क्या होता है, कॉपर का बना होता है। देखिए जो कम्यूटेटर होता है ये कॉपर का बना होता है। ये क्या करता है, डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और मोटर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यह इसका काम होता है, काम भी आपको जानना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युतिकी और चुंबक के मध्य इंटरेक्शन को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, परमेबिलिटी, मैग्नेट, रिलेक्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो किसके रूप में जानता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में जानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर किसके समान होता है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी 3 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज अल्टरनेटर। बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसके समान होता है, तो किसके समान होता है, ट्रांसफार्मर के समान होता है, ट्रांसफार्मर के समान होता है। इसमें क्या होता है, स्टेटर होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर मोटर में स्टेटर होता है, इसमें क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। और इसमें रोटर होता है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये क्या होता है, मूवेबल होता है, मूव करता है, और ये मूव नहीं होता है, स्टैटिक होता है। बस यही अंतर होता है, दोनों क्या होता है, इंडक्शन पे कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IGBT का तात्पर्य क्या होता है, इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंटरनल गैंग बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंटरनल गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग कॉइल के बीच अंतर कितना होता है। देखिए 3 फेज होते हैं, RYB, ठीक। इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस होता है 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बच्चों आंसर क्या है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 120 डिग्री विद्युतीय। सार्वभौमिक रूप से किस प्रकार की शक्ति संचरण प्रणाली ज़्यादातर स्थानों में अपनाई जाती है, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, 2 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 3 फेज 3 वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस अर्धचालक क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाई रेजिस्टिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एन टाइप। देखिए जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं
इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनॉरिटी होल्स होते हैं। इनका निर्माण किससे बनता है? ट्राइवेलेंट डोपिंग, ट्राइवेलेंट वैलेंट वाले जो होते हैं उनकी डोपिंग से, ट्राइवेलेंट डोपिंग। एग्जाम्पल आपका एल्युमिनियम हो गया, ठीक, एल्युमिनियम होगा आपका, और भी हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेटिंग करने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? आइडियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऑटो ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करता है? वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक, इसमें सिंगल बाइंडिंग होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार मोटर का रोटर जब डैश डैश गति प्रदान करता है तो वह स्टार्टिंग वाइंडिंग से वियोजित हो जाता है। निर्धारित गति का 70 से 80%, निर्धारित गति का 80 से 90%, निर्धारित गति का 60 से 70%, निर्धारित गति का 50 से 60%। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, निर्धारित गति का 70 से 80%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क सेल है? लिथियम सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, जिंक कार्बन सेल, जिंक क्लोराइड सेल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जिंक कार्बन सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टेरेसिस मोटर के नुकसान क्या हैं? कम दक्षता, उच्च गति, उच्च आघूर्ण और भारी शुल्क। कम दक्षता, कम गति, उच्च आघूर्ण और बड़ा आकार। कम दक्षता, कम शक्ति गुणक, कम आघूर्ण और बड़ा और बहुत छोटा आकार। उच्च गति, उच्च आघूर्ण, भारी शुल्क, भारी वजन। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, उच्च दक्षता, कम दक्षता, कम शक्ति गुणांक, कम पावर फैक्टर, कम टार्क और बहुत छोटा आकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का पूर्णांक क्रमांक कितना है? 82 है, 95, 92, 72। तो बच्चों यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 92 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर रिलेक्टेंस स्थायी चुंबक और हाइब्रिड किसके मूल प्रकार हैं? प्रतिकर्षण मोटर, स्टेपर मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो क्या होगा? स्टेपर मोटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बिजली संयंत्र की परिचालन लागत न्यूनतम होती है? डीजल इंजन, जल विद्युत, तापीय, नाभिकीय। तो जल विद्युत जो होता है इसका जो परिचालन लागत क्या होती है? कम होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। किसी विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा नापा जाता है? माइक्रोमीटर, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, हाईग्रोमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं। ये क्या है? ये जो क्वेश्चन हमने बताए हैं UPPCL TG2 2021 का जो पेपर आया था उसके 50 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि ये लेक्चर मेरा ए है। लेक्चर बी में मैं 50 क्वेश्चन आपको मोर और बताऊंगा इसी पेपर के। फिर लेक्चर सी में आपको 50 मोर क्वेश्चन बताऊंगा। तो तीनों को मिला के आपके 150 क्वेश्चन मैं इस पेपर के सॉल्व कराऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो पूरे वीडियो को देखिए जिससे आपकी TG2 की तैयारी हो सके
और आने वाले पेपर में आप सफलता प्राप्त कर सकें। थैंक यू।